हेलो दोस्तों, वेलकम टू टोलेरियस एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रेखा पैरामीटर। हम लोगों ने पिछली क्लास में बताया कि हम लोगों ने जो टॉपिक चला रहे थे उस टॉपिक को पूरा करने के बाद में हम लोग आगे शुरू करने वाले हैं। किस टॉपिक के अंदर? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर। दोस्तों, अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो नए जुड़ने वाले दोस्तों को मैं बता दूं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पूरे किए, और जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था ऑर्गल डायग्राम। क्या था? ऑर्गल डायग्राम, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया था। और ऑर्गल डायग्राम के बाद जो हमारा जो टॉपिक आया गया वो है रेखा पैरामीटर, ठीक है। क्या है? रेखा पैरामीटर, ठीक है। अब ये क्या पैरामीटर है और क्या है इसकी कहानी हम लोग आज समझेंगे। अगर आपने, मैं बताऊं कि आज इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो देखो, इस रेखा पैरामीटर में तो कोई लेना देना नहीं है पिछले वाले ज्यादा वीडियो से, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑर्गल डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो भी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर जितने लेक्चर किए उन सब में जितनी भी चीजें हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए, आप चाहे बीएससी के लास्ट ईयर में हो, लगभग बीएससी के लास्ट ईयर में ही ये चीजें मतलब किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में होती है, और या फिर आप एमएससी में हो तो भी आपके यहाँ पर ये चीजें कोर्स में होगी ही होगी, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को अगर हमारे वीडियोज पिछले वाले अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा और लाइक जरूर करिएगा, पूरा वीडियो देखिए। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कि रेखा पैरामीटर क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रेखा पैरामीटर एक एनर्जी डिफरेंस की स्टेट को बताता है। क्या बताता है? एनर्जी डिफरेंस की। अब देखो, रेखा का मतलब क्या था। सबसे पहले मैं बता दूं कि रेखा एक साइंटिस्ट का नाम है। क्या है? एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। और इसके साथ में एक और नाम जुड़ जाता है, ठीक है। नेफेल ऑब्जेक्टिक, ठीक है। ये थोड़ा ऐसा ही है, प्रोनाउंस आप जितना अच्छे से कर सकते हो कर लीजिएगा, ठीक है। नेफेल ऑब्जेक्टिक, ठीक है। अब ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है ऑक्सीन, ठीक है। और नेफेलो किससे बना होता है? नेफेलो, ठीक है। अब ये एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब होता है क्लाउड। क्या होता है? क्लाउड, ठीक है। और इसका मतलब होता है फैलना, ठीक है। क्या होता है? फैलना, फैलाव। अब यहां पर वर्ड है दोनों का, क्लाउड और फैलना। अब यहां इस सिस्टम में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इस नेफेलो ऑब्जेक्टिक, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन के क्लाउड का फैलना। इलेक्ट्रॉन के क्लाउड का फैलना मतलब इलेक्ट्रॉन के क्लाउड का लोकेलाइजेशन और डीलोकेलाइजेशन। मतलब फैलना मतलब क्या होता है? यहां पर डीलोकेलाइजेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है? डीलोकेलाइजेशन। जैसे हम लोग पढ़ते हैं रेजोनेंस वगैरह पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है वहां पर? रेजोनेंस में क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से यहां पर भी क्या होता है? ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड है वो क्या हो जाता है? डीलोकेलाइज्ड हो जाता है। अब ये कहां और कैसे यूज होता है इस चीज को मैं बता देता हूं। तो यहां पर दो टर्म आए और दोनों टर्म को मैंने शुरुआत से बता दिया कि ये टर्म क्या बता रहे हैं, ठीक है। टर्म रेखा मतलब एक साइंटिस्ट का नाम है, और नेफेलो और ऑक्सीन, नेफेलो ऑब्जेक्टिक का मतलब होता है यहां पर इलेक्ट्रॉन के क्लाउड का डीलोकेलाइजेशन, ठीक है। क्या है? इलेक्ट्रॉन के क्लाउड का डीलोकेलाइजेशन। तो इतनी चीज को ध्यान रखना। अब हम लोग आगे जाते हैं और आगे क्या पढ़ेंगे? आगे पढ़ेंगे यहाँ पर कुछ पैरामीटर, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये पैरामीटर क्या बताना चाहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो ये बताते हैं एनर्जी डिफरेंस। क्या बताते हैं? ये दो स्टेट है। मान लो कि हमारी E1 स्टेट है और दूसरी है E2 स्टेट। दो एनर्जी की स्टेट है। ये क्या है? दोनों क्या है? एनर्जी की स्टेट है। अब इन दोनों के बीच में, ठीक है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी स्टेट। क्या है? ये दोनों एनर्जी के स्टेट है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है,
ठीक है, वो उसके बीच में क्या हो जाता है, अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है। कहीं ना कहीं इनके बीच में भी क्या हो जाता है, रिपल्सन होता है। किसमें, दो एनर्जी स्टेट के अंदर, टू एनर्जी स्टेट है, ठीक है, दो एनर्जी स्टेट है। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है और इसी को दिखाने के लिए एक पैरामीटर बनाया गया। इसी को दिखाने के लिए क्या बनाया गया, पैरामीटर बनाया गया और इसी को क्या कहा गया, रेखा पैरामीटर कहा गया, ठीक है। अब ये रेखा पैरामीटर आया कहां से, मैं आपको बता दूं कि ये रेखा पैरामीटर है, ये आया है आपका तानाबे या फिर डायग्राम से, ठीक है, टीएस डायग्राम से, शॉर्ट में बताए तो क्या, टीएस डायग्राम से, ठीक है, टीएस डायग्राम से इसको डेराइव किया गया है। आगे हम लोग इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी बताएंगे, ठीक है। टीएस डायग्राम से इसको लिया गया है। एक इसकी फॉर्म और है, और टीएस डायग्राम के साथ साथ में एक चीज और आती है, यहां पर एक प्रिंसिपल आता है, कॉन्डॉन नाम का एक प्रिंसिपल आ जाता है। उस प्रिंसिपल से यहां पर इसको लिया गया है, स्लेटर, ठीक है, स्लेटर पैरामीटर से लिया गया है, स्लेटर, ठीक है, कॉन्डॉन पैरामीटर, ठीक है। अब ये इन दोनों को मिला करके यहां पर क्या बनाया गया, हमारा रेखा पैरामीटर बनाया गया। अब ये रेखा पैरामीटर मतलब क्या है, ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब यहां पर नेफेलो ऑब्जेक्टिव्स वो वर्ड क्या है उसको भी समझते हैं, ठीक है, वो क्या बताना चाहता है और ये क्या बताना चाहता है। अब है रेखा पैरामीटर ये, ठीक है, उसके अंदर ही वही आया हुआ नेफेलो ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो टू एनर्जी का स्टेट है, शुरुआत से समझ लो, टू एनर्जी का स्टेट है, ठीक है। अब उन एनर्जी के स्टेट में क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है। क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है। और इस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के दिखाने के लिए एक पैरामीटर बनाया गया, उसी को रेखा पैरामीटर है, जो कि टीएस तानाबे सुनागो डायग्राम से लिया गया और स्लेटर कॉन्डॉन पैरामीटर, इन दोनों को मिला करके मैथमेटिकली एक डेरिवेशन दिया गया और वहां से एक नाम भी दिया गया, बी और सी, ठीक है। अब बी और सी क्या है, इस चीज को देखते हैं, ठीक है, बी और सी क्या है। अगर मैं कहूं कि डिफरेंस है, ठीक है, अगर मैं शुरुआत से इसकी पूरी डेफिनेशन लिखूं तो द डिफरेंस, द एनर्जी difference, the energy difference between two energy state, ठीक है, state can be can be expressed, ठीक है, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ठीक है, रिपल्सन पैरामीटर, ठीक है, मीटर कॉल्ड द रेखा पैरामीटर, मीटर। अब रेखा पैरामीटर में बी एंड सी, ये दो पैरामीटर है, एक बी एंड सी, ठीक है, दो है, बी एंड सी। एक बीटा भी होता है, बीटा नेफेलो ऑब्जेक्टिव के लिए आता है, यहां पर बी एंड सी, ठीक है, ये दोनों पैरामीटर है, ठीक है। अब इन दोनों को समझना है। अब यहां पर बी क्या दिखाता है और सी क्या दिखाता है, ठीक है। अब अगला यहां पर आप देखिए कि बी क्या दिखाता है। मैं आपको पहले बता देता हूं, अगर आपकी कोई एनर्जी स्टेट है, ठीक है, अगर आपकी एनर्जी स्टेट है, उस एनर्जी स्टेट में अगर सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी आती है, ठीक है, मतलब द डिफरेंस, ठीक है, द डिफरेंस
इन एनर्जी बिटवीन टू लेवल। ठीक है, दो लेवल के बीच में जो एनर्जी है, ठीक है, और उसमें भी क्या करता है, सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैन बी expressed in term of only B। यहां पर B को प्रेजेंट कौन कर रहा है, ये बात अच्छे से ध्यान रखना कि B को कौन प्रेजेंट कर रहा है। B तभी प्रेजेंट होगी जब आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम रहती है, जैसे D1 D2 D7। अगर मैं इनकी बात करूं, ठीक है, अगर मैं इनकी बात करूं, चाहे वो हमारा D1 नहीं है, D1 नहीं, D2, ठीक है, अगर D2 D7, ठीक है, और D8 की मैं बात करता हूं, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारा अगर मैं बात करूं तो ग्राउंड स्टेट टर्म क्या आता है, ग्राउंड स्टेट टर्म हमारा F आएगा, और एक्साइटेड स्टेट टर्म, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टर्म हमारा क्या आएगा, P आएगा। ठीक है, आप निकाल सकते हैं, निकाल लोगे, और पहले के वीडियोज में मैंने बता दिया है कि ये कैसे आता है। अगर मैं कहूं इन सब में क्या रहता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम रहेगा। क्या रहेगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम रहेगा। ठीक है, आप लोग समझ गए। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आएगा, यहां से निकाल लीजिए। D2 है तो यहां से निकाल लीजिए, 1 2 3 4 है, 1 2 है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई, तो स्पिन अपना कितना आ गया, 1 आ गया। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या है, 2s + 1। तो यहां पर क्या हो गया, 2 + 1 = 3। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, F3 आ जाएगा और P भी 3 आ जाएगा। मतलब यहां इन दोनों की चाहे ग्राउंड स्टेट टर्म और एक्साइटेड स्टेट टर्म हो, ये एक एनर्जी का लेवल है, ये दूसरा एनर्जी का लेवल है। ठीक है, तो ये अलग अलग एनर्जी का लेवल है। ये E1 है और ये E2 है, ऊपर है। ठीक है, रियल में एक्साइटेड स्टेट में है। तो इन दोनों की एनर्जी के बीच में रिपल्सन हो रहा है। इसके कारण रेखा पैरामीटर, रिपल्सन को दिखाने के लिए रेखा पैरामीटर दिखाया गया। अब इस रेखा पैरामीटर में अगर मैं कहूं कि इन दोनों की स्पिन सेम है, तब वहां पर बी टर्म आएगा। क्या आएगा, बी पैरामीटर आएगा, ओनली बी पैरामीटर आएगा। ठीक है, इस बात को समझ गए, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जब स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारी क्या रहती है, सेम रहती है, तो वहां पर बी पैरामीटर आता है। क्या आता है, बी पैरामीटर आता है। अब मैं अगले टर्म पे जाता हूं और अगला टर्म है हमारा सी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सी कभी भी अकेला नहीं रहता है। सी कभी भी अकेला नहीं रहता है, वो हमेशा बी के साथ में जुड़ा रहता है। ठीक है, वही है, सेम टू सेम है। अब इसमें क्या है, अब दो एनर्जी लेवल है, लेकिन यहां पर डिफरेंट क्या है, यहां पर डिफरेंट स्पिन मल्टीप्लिसिटी है। ठीक है, बाकी डेफिनेशन पिछले वाली सेम ही है। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, अब इसको एक्सप्रेस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बी एंड सी। ठीक है, अब यहां पर सी कभी अकेला नहीं है। सी अकेला नहीं का मतलब क्या, ये बी के साथ में हमेशा जुड़ा रहेगा। बी के साथ में क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो बी और सी साथ में जुड़ा रहेगा। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल में, अगर मैं एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो यहां पर मैं, अगर मेरे पास क्रोमियम 3+ है, क्रोमियम 3+ में D3 आयन है, मतलब ये D3 है, क्रोमियम 3+ D3 आयन है।
अब इसके अंदर यहां पर दो टर्म मिलती है, जैसे एक F4 मिल जाएगी एंड दूसरी हमारे पास G2 मिल जाएगी। ठीक है, तो F4 है और G2 है, ये दो अलग अलग टर्म है। इन दोनों की स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहां पर आप देख सकते हैं कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी अलग अलग है, यहाँ 4 है और यहाँ पर 2 है। अब इन दोनों के अलग अलग स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, तो इन दोनों को जो लिखा जाएगा वो B और C दोनों के टर्म में लिखा जाएगा। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो इन दोनों के बीच की एनर्जी, इन दोनों के बीच में एनर्जी लेवल होगा, एनर्जी का गैप होगा। अब वो एनर्जी का गैप कितना है, वो एनर्जी का गैप दिखाया गया 4B + 3C से। समझ रहे हैं, ये क्या है 4B + 3C है, ये एनर्जी डिफरेंस है दोनों का F4 और G2 के बीच का, जो कि इस पैरामीटर के टर्म में दिखाया गया है। ठीक है, और ये पैरामीटर कहां से आया, TS डायग्राम से आया। ठीक है, और स्लेटर-कंडान पैरामीटर से भी आया। इन दोनों को मिला के मैथमेटिकली कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, अब यहां से आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। ठीक है, अब एक चीज और है। ठीक है, और क्या है, नेफेलो-ऑब्जेक्टिव इफेक्ट। ठीक है, वो जो क्लाउड वाला इफेक्ट है, नेफेलो-ऑब्जेक्टिव जो क्लाउड वाला है, वो कैसे यहां पर इसको समझेंगे। अब जब भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, अब ये कहना चाहता है कि जब भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जब भी कोई आयंस क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है तो वहां पर B एंड C का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, क्या मैग्नीट्यूड वैल्यू, ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है वहां पर। ठीक है, क्या हो जाता है, जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, किसमें होता है, अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है तो वहां पर क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के कारण वहां पर B एंड C का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इस चीज को यहां पर ध्यान रखिएगा। अब मतलब ये डिक्रीज इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो रिड्यूस हो गई। ठीक है, वो क्या होगी, रिड्यूस हो गई। अब रिड्यूस मतलब यहां पर कहने का मतलब है कि अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ, मतलब मान लो कि क्रोमियम 3+ है, अब 3+ है और लीगेंड आ गया कोई भी, ठीक है, अब लीगेंड आ गया। अब यहां पर क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनकी डेंसिटी कम हो गई है। अब इनकी डेंसिटी कम हो गई है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इस पूरे के ऊपर। ठीक है, इस तरह से ये क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, एक क्लाउड बना लेते हैं। ठीक है, इसके चारों ओर क्या करते हैं, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इस मेटल आयंस के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना लेते हैं और पूरा ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि क्रोमियम के अंदर +3 में चला जाता है। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो कि +3 में चला गया है, कोई भी किसी भी स्टेट में चला जाए, जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आएगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 100% है कि वो रिड्यूस होगी। जब रिड्यूस होगी तो B एंड C का वैल्यू भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, रिड्यूस होने का मतलब है उसके बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है वो क्या हो जाएगा, वहां पर थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, ये किस में दिखाया गया है, ये दिखाया गया, मतलब यहां से मैंने एक चीज आई है, यहां आया है इलेक्ट्रॉन क्लाउड या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आया है, वर्ड आया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और यही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे बताएगा आपको डीलोकलाइजेशन। अब यहीं पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस हुई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, रिड्यूस हुई। अब कहां पर रिड्यूस, कहां पर हुई, मेटल के ऊपर, कोई भी मेटल है मेरी, मेटल के ऊपर वो मेटल 3+ में चला गया या फिर मेटल 2+ में चला गया, मतलब अल्टीमेट वहां पर इलेक्ट्रॉन तो कम हुआ ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करता है, डीलोकलाइज करेगा, जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर वो क्या करेगा, डीलोकलाइज करेगा। अब कहां करेगा,
अब इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, मेटल के ऊपर, लिगेंड के ऊपर, मेटल के ऊपर, लिगेंड के ऊपर, इन दोनों के बाद में क्या करेगा, ये डीलोकलाइज करता रहेगा। ठीक है, ये इधर से इधर, इधर से इधर, ये डीलोकलाइज करता रहेगा। कैटाइन एंड मेटल के बीच में क्या करता रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड is delocalized, delocalized over both the metal, cation and the ligand। ठीक है, मेटल के कैटाइन और लिगेंड के ऊपर क्या करता रहेगा, ये डीलोकलाइज्ड करता रहेगा। ठीक है, अगर ज्यादा वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कहने का मतलब है अगर ये ज्यादा रिड्यूस हो रहा है, मतलब मोर वैल्यू ऑफ बी एंड सी इज रिड्यूस। ठीक है, the greater delocalization, the greater delocalization, इस बात को समझ गए, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होंगे ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, अब यहां से एक वर्ड आता है, अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा डीलोकलाइज कर रहा है तो फिर तो ये क्या होगा, यहां पर ये दिखाता है कि इसमें कोवैलेंसी बढ़ जाएगी। ये कहना चाहता है कि यहां पर इसकी क्या बढ़ जाएगी, ग्रेटर द कोवैलेंसी, कोवैलेंसी। ठीक है, ग्रेटर द कोवैलेंसी। ठीक है, और इसी चीज को क्या कहा गया है, इसी चीज को, ठीक है, क्या कहा गया, नेफ्लॉजिस्टिक। ठीक है, मैं थोड़ा इंग्लिश में बड़ा पुअर हूं, आप लोग इसको नेफ्लॉजिस्टिक, ठीक है, नेफ्लॉजिस्टिक इफेक्ट। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, नेफ्लॉजिस्टिक इफेक्ट कहेंगे। ठीक है, तो ये इफेक्ट हो गया। अब इस इफेक्ट का नाम क्या है, एक और नाम है, इसका नाम है क्लाउड एक्सपेंडिंग इफेक्ट, क्लाउड एक्सपेंडिंग इफेक्ट। ठीक है, इसको बीटा से दिखाया गया, इसको बीटा से दिखाया गया। अब ये पूरी चीज है, इसको पूरी को ध्यान में रखिएगा। अगर आपको बीटा समझना है, मैं अब बीटा ही बोलूंगा। ठीक है, आप लोग इसको नेफ्लॉजिस्टिक बोलते रहना। ठीक है, तो बीटा, ठीक है, अब बीटा क्या बता रहा है, बीटा क्या है मैं बता दूं कि बीटा ये कह रहा है कि अगर और ज्यादा बी एंड सी रिड्यूस हो रहा है, और वो तब होगा जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और कम हो जाए, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम हो जाए। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के 4 और मेटल है, मान लो मेरा पहले 2+ में था, अब ये किस में चला गया, मेटल 3+ में चला गया है, तब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम हुई। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम हुई तो बी एंड सी और कम हुआ। जब ये और कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन और ज्यादा हुआ। कहां से हुआ, लिगेंड के थ्रू हुआ, लिगेंड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन ज्यादा हुआ। जब ज्यादा हुआ तो ये कह रहा है कि यहां पर उसके जो कोवैलेंट कैरेक्टर है वो बढ़ जाएंगे, कोवैलेंसी, ठीक है, क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पर इस चीज को मिला कि इन्होंने क्या कहा गया, नेफ्लॉजिस्टिक इफेक्ट कहा गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड का फैलना, मतलब डीलोकलाइजेशन मतलब फैलना यहां पर कहा गया है। इसी को नेफ्लॉजिस्टिक इफेक्ट या फिर क्लाउड एक्सपेंडिंग इफेक्ट कहा गया है। इस चीज को बीटा, बी एंड सी, शायद आप लोग यहां पर इतनी चीजों से आप लोग समझ गए होंगे कि बीटा क्या है, बी क्या है, सी क्या है।
दोस्तों अब मैं आपको बता दूं फॉर्मूला बीटा का फॉर्मूला है बी डैश अपॉन बी। अब बी डैश क्या बताता है? बी डैश बताता है कि बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंड बी फ्री आयन। मुझे बताइए, मान लो मेरे पास कोई मेटल है, ठीक है, मेरे पास फ्री आयन है, इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन रिड्यूस है, लेकिन जब तक ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करेगा तब तक इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा। और यही चीज क्या बता रहा है? ये कह रहा है कि जो बी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जो बी कॉम्प्लेक्स है, हमें पता है कि जो बी का वैल्यू है, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में क्या हो जाता है? बी का वैल्यू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में रिड्यूस हो जाता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जैसे ही बनता है वहां पर बी का वैल्यू कम हो जाता है और बी फ्री आयन में क्या रहता है? ज्यादा रहता है। बी फ्री आयन में क्या रहता है? ज्यादा रहता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, बी कॉम्प्लेक्स में कम रहता है और बी फ्री आयन में ज्यादा रहता है। तब जो बीटा का जो वैल्यू है वो हमेशा ही क्या रहेगा? 1 से कम रहेगा। 1 से कम ही रहेगा जब बी फ्री आयन वाला ज्यादा रहेगा और बी डैश कम रहेगा। तो सीधी सी बात है कि क्या रहेगा? बीटा का जो वैल्यू है वो हमेशा ही 1 से क्या रहेगा? कम रहेगा। ठीक है, लेस देन 1। द वैल्यू ऑफ बीटा is always less than 1 and it decreases with increasing delocalization। ठीक है, ठीक है। तो जनरली, ठीक है, जनरली ऐसा कहा गया है कि जो ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है, फॉर मोस्ट ट्रांजिशन मेटल आयन वैल्यू ऑफ बी, ठीक है, लाई इन द रेंज ऑफ 700 to 1100 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहां पर क्या हो जाता है, अगर ट्रांजिशन मेटल में ऐसा वैल्यू है, ये कह रहा है कि जनरली जो मोस्ट ट्रांजिशन जो मेटल है, मोस्ट ट्रांजिशन मेटल आयन है, वो क्या है? वैल्यू ऑफ बी किस किस के बीच में? 700 से 1100 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में रहता है वैल्यू। तो यहां पर सी है ना, वो लगभग क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है किसके? 4b के। किसके? 4b के इक्वल हो जाता है, ऐसा हो जाएगा। अब एक और बात ध्यान रखना, ठीक है, वो ये है कि जनरली, इन जनरल वे में, ठीक है, इन जनरल वे में बी डैश होता है ना, वो क्या होता है? लगभग 0.8 बी के, क्योंकि हमें पता है कि बी डैश छोटा है और बी बड़ा है, तो जनरली बी डैश 0.8 बी के इक्वल। अब यहां पर एक सीरीज आती है, वो सीरीज आपको ध्यान है, नेफेलो एक्जेक्टिक बीटा जो सीरीज है उस सीरीज का है। ठीक है,
नेफेजेटिक सीरीज, ठीक है। फॉर ए गिवन मेटल आयन, ठीक है, दिए गए मेटल आयन में वैल्यू ऑफ बीटा डिक्रीजेज, ठीक है, एज फॉलो। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, उसके बाद में H2O का, उसके बाद में NH3 का, उसके बाद में EN का, फिर NCS का, और फिर क्लोरीन का, और फिर क्लोरीन का लगभग क्या हो जाता है, इक्वल रहता है साइनाइड से, ठीक है, और फिर Br माइनस का। ये बीटा सीरीज है, इसको ध्यान रखना। इसको कहते हैं नेफेलोएग्जेक्टिक सीरीज कहते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या पता चलता है कि लोअर द वैल्यू ऑफ, ठीक है, लोअर द वैल्यू ऑफ बीटा, ठीक है, मोर विल बी द डीलोकेलाइजेशन। द डीलोकेलाइजेशन, ठीक है, मोर विल बी द डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये सिग्निफिकेंट किस चीज को करता है, और ये सिग्निफाई करता है कि ये मतलब मोर क्या है, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर है, ठीक है। देयर विल बी ए सिग्निफिकेंट कोवेलेंट कैरेक्टर, इन द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आई होगी। अब एक लास्ट में फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखिए, फिर आपका रेखा पैरामीटर यहीं पर समाप्त हो जाता है। इतनी सी रेखा पैरामीटर की कहानी थी, तो अपना ज्यादा आज का लंबा वीडियो नहीं रहेगा। बस ये है कि आपको यहां से रेखा पैरामीटर पूरा, नेफेलोएग्जेक्टिक सीरीज, रेखा पैरामीटर बी क्या है, सी क्या है, बीटा क्या है, इन दोनों में रिलेशन क्या है, ठीक है, और सीरीज क्या है, ये चीज समझ में आ गई आपको। जनरली आपको इतना ही पूछा जाता है और इतना ही आपके काम का है, ठीक है। अगले में जाते हैं। मैं कहूं कि यदि, ठीक है, इफ ऑल द, ठीक है, ऑल द थ्री, ठीक है, ट्रांजिशन अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, मतलब हम लोग क्या करते हैं, 3 ट्रांजिशन ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन या बैंड हम लोग, अगर मान लो कि आपने एक कॉम्प्लेक्स लिया, उसके अंदर आपने 3 बैंड देखे, आप लोगों ने 3 ट्रांजिशन ऑब्जर्व किए, आर ऑब्जर्व्ड, ठीक है। then the value of जो बी डैश, जो कॉम्प्लेक्स आपका फॉर्मेशन हुआ, उस कॉम्प्लेक्स का जो बी डैश का जो वैल्यू है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बी डैश के कॉम्प्लेक्स का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा ना। वो वैल्यू कैसे निकालोगे, और तो वो वैल्यू निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, एक इक्वेशन है। वो इक्वेशन ये ऐसे आती है,
बी डैश इज इक्वल टू V3 प्लस V2 माइनस 3V1। ठीक है, ये जो सीरीज है, ये जो है ये TS डायग्राम से लिया गया है मैथमेटिकली। ठीक है, से आया है। ठीक है, TS डायग्राम से आया है और किससे आया है? स्लेटर कॉर्डन पैरामीटर। ठीक है, ये दो चीज से आया है। अब यहां पर जो वेव नंबर है, इसका जो ऑर्डर है वो ऐसे रहेगा। ठीक है, ये ऐसे रहेगा, इसका सबसे ज्यादा रहेगा, फिर V2 का रहेगा और फिर V1 का रहेगा। तो इतनी सी कहानी है रेखा पैरामीटर के बारे में। मैं आपको फिर से बता देता हूं एक बार शुरुआत से। ठीक है, रेखा पैरामीटर क्या है? देखो, रेखा पैरामीटर दो एनर्जी लेवल का बीच का डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर मैं बताऊं कि यहाँ पर मेरे पास एक F है और एक P है। ये दोनों क्या है? टर्म है, स्टेट है। एनर्जी की स्टेट को बता, टर्म मतलब यहाँ पर ग्राउंड स्टेट टर्म है, ग्राउंड स्टेट टर्म F है, मतलब ये एनर्जी की एक स्टेट है। ठीक है, एनर्जी की स्टेट को दिखा रहा है, ये एक्साइटेड एनर्जी की स्टेट को बता रहा है। इन दोनों के बीच का जो रिपल्सन हो रहा है उसको रेखा पैरामीटर के द्वारा दिखाया जाता है। अगर सेम स्पिन है तब तो वो ओनली B से दिखाया जाता है, अगर डिफरेंट स्पिन है तब वो B एंड C से दिखाया जाता है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है तो B एंड C दोनों रिड्यूस होते हैं, डिक्रीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डीलोकलाइजेशन होता है और वो मेटल और लिगेंड के बीच में होता है। ठीक है, अगर ज्यादा वैल्यू डिक्रीज होती है तो यहाँ पर ज्यादा डीलोकलाइजेशन होता है, और ज्यादा डीलोकलाइजेशन होता है तो उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ जाते हैं, और इसी को नेफेलो ऑब्जेक्टिव इफेक्ट कहते हैं और क्लाउड एक्सपेंडिंग इफेक्ट कहते हैं, जिसको बीटा से दिखाया गया है। और बीटा का जो एक और नाम है, बीटा का जो फॉर्मूला है वो है बी डैश अपॉन बी। बी डैश क्या है? बीटा कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का बी अपॉन फ्री आयन का बी। फ्री आयन का बी हमेशा ही ज्यादा रहेगा और कॉम्प्लेक्स का बी हमेशा ही कम रहेगा। ओवरऑल जो बीटा का वैल्यू है वो लेस देन 1 रहेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन वैल्यू के ट्रांजिशन मेटल आयन के अंदर जो C का वैल्यू है वो लगभग 4B के बराबर रहता है। ठीक है, ये ट्रांजिशन मेटल के लिए ये है। जनरल में इन जनरली वे में जो B डैश रहता है वो 0.8B के इक्वल टू रहता है। और फिर मैं एक और सीरीज नेफेलो ऑब्जेक्टिव सीरीज में मतलब कौन कितना डिक्रीज होता है किसके साथ में, तो अगर मैं ये वाले कॉम्प्लेक्स लेता हूं, इसके साथ में लिगेंड लेता हूं, तो ये इस तरह से आपको डिक्रीज मतलब बीटा का जो वैल्यू है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाया गया है। ठीक है, और ज्यादा डिक्रीज हुआ तो डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगा, और डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगा तो वहां पर आपका कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। ठीक है, ये चीज भी मैंने यहाँ पर बता दी है। फिर से बता दूं कि अगर मैं कहूं कि आपको कोई कॉम्प्लेक्स लिया और आपको वहां पर 3 बैंड दिखे, ठीक है, 3 ट्रांजिशन दिखे, अगर आप तीनों ट्रांजिशन में आप लोगों को अलग अलग, एक μ1 पे, एक μ2 पे और μ3 पे आपको अलग अलग मिला है, तो वहां पर आप इसका जो एनर्जी B का जो वैल्यू है, B डैश का जो वैल्यू है वो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, और फिर इसका जो ऑर्डर रहेगा वो इस तरह से रहेगा। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।